हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम 50 डेज़ मैराथन की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम 50 वीडियोज़ अपलोड करेंगे लगातार 50 दिन तक। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज़ हैं, इसका मतलब कुल मिलाकर के 5000 एमसीक्यूज़ आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। वीडियो हर रोज रात 10 बजे अपलोड हो जाता है। आज हमारा डे 29 है। पिछले 28 डेज में हमने 28 वीडियोस अपलोड किए। कुल मिलाकर के 2800 एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस मॉक टेस्ट पार्ट 29, जिसमें हम अगले 100 क्वेश्चंस इंश्योरेंस के कवर करने वाले हैं फ्रॉम एमसीक्यू 2801 टू एमसीक्यू 2900। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 301 क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। इनमें से कौन सी भारत के अंदर सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द इंडिया अमंग द गिवन फॉलोइंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बहुत पुरानी भारत में ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, और अगर आपने नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पूरा का पूरा इंश्योरेंस सब्जेक्ट के ऊपर एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जाकर के आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं। तो यहां सवाल पूछा जा रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते किसको हैं। जवाब में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन कह रहे हैं इंश्योरेंस प्लान्स which are made of two annuitants wherein regular payments are provided till the death of both the beneficiaries. दूसरा, a professional who provides specialized guidance and advice for investment in various insurance schemes. तीसरा, probability or likelihood of occurrence of losses relative to the expected return on any particular investment. और चौथा, reasonable concern of a person to obtain insurance for any individual or property against the unforeseen event such as death, losses, etc. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एग्जैक्ट मतलब होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है इट्स अ रीजनेबल कंसर्न ऑफ अ पर्सन टू ऑब्टेन इंश्योरेंस फॉर एनी इंडिविजुअल। एनी इंडिविजुअल का मतलब यह है कि जो उसके डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, आई रिपीट, जो उसके डिपेंडेंट्स है वो बस उसी का इंश्योरेंस करा सकता है और किसी का नहीं करा सकता। ठीक है, और प्रॉपर्टी अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट सच एज डेथ, लॉसेस एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन है हमारा, which principle of insurance states that when the insured is compensated for the losses due to a damage to his insured property, then the ownership right of such property shift to the insurer। सवाल पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस के किस प्रिंसिपल में ये बात कही गई है। When the insured is compensated, जब इंश्योर्ड है मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसको जब कॉम्पनसेशन दिया जाता है, एक्चुअली कॉम्पनसेशन नहीं कहते उसको इंडेमनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा गया ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे। When the insured is compensated for the losses due to damage to his insured property, तो जो ओनरशिप होती है ना उस प्रॉपर्टी की वो इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मतलब वापस समझिएगा। आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में मशीन है और मशीन का आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक, अब उस मशीन में आग लग गई। अब होगा क्या कि इंश्योरर आपको कॉम्पनसेट करेगा और वो जो जली हुई मशीन है ना, जो भी है वो उसका जो मालिकाना हक है ना, ओनरशिप है, वो इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो मालिकाना हक इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इसे कहा जाता है। लेकिन ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के अंडर आता है। पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी और चौथा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है। इसके करने के पीछे बेसिक एक ही रीजन है कि जो इंश्योर्ड है वो उस मशीनरी से जो जल गई थी उसकी मशीनरी वहां से प्रॉफिट ना अर्न कर सके, और जो इंश्योरर है जिसने कॉम्पनसेट किया है वो अपने लॉस को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑपरेशनल इन इंडिया? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस रिपोजिटरी भारत के अंदर ऑपरेशनल है? पहला ऑप्शन एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, दूसरा CAMS कैम्प्स रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, तीसरा कैरवी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में फिलहाल 4 रिपोजिटरी फंक्शनल हैं। 5 को लाइसेंस मिला था, जिसमें से एक ने सितंबर 2015 में अपना लाइसेंस IRDA को वापस सरेंडर कर दिया, लेकिन बचे 4 ऐसे बड़ी बड़ी रिपोजिटरीज जो फिलहाल फंक्शनल हैं, जिनमें से ये 3 तो दिए हुए हैं, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और चौथी जो कंपनी है, मैं उसका नाम बता दूं, उसका नाम है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड इज द फोर्थ वन। ठीक है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रिपोजिटरी ऑपरेशनल है, तो टोटल 4 हैं, जिनमें से तीनों हैं ऑपरेशनल, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305, क्वेश्चन है हमारा, IGMS facilitates online registration of policyholders' complaints and help tracks their status. What does IGMS stands for? सवाल पूछा जा रहा है कि IGMS का फुल फॉर्म बताइए, और IGMS फैसिलिटेशन मतलब फैसिलिटी देता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पॉलिसी होल्डर के कंप्लेंट्स के लिए। ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, उनकी ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट किया जा सके, जो भी उनकी कंप्लेंट्स है। तो IGMS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन इंस्टीट्यूशनल ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है इंस्टेंट ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है इंटरनल ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। IGMS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय एन इंश्योर्ड टू इंश्योरर ईच टाइम बिफोर रिसीविंग अ पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि डैश इज डिफाइंड, इनमें से कौन सा डिफाइन किया जाता है, मतलब इनमें से किसकी परिभाषा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है एक इंश्योर्ड द्वारा इंश्योरर को हर बार बिफोर रिसीविंग अ पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, पहला ऑप्शन री इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन डिडक्टेबल, तीसरा ऑप्शन को पेमेंट, और चौथा ऑप्शन रीपेमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, को पेमेंट। Co-payment is defined as a fixed amount paid by an insured to the insurer each time before receiving a particular health care service. Option C, co-payment is the correct answer. इसके बारे में हम आपको जानकारी दें, co-payment और co-pay is a fixed amount for a covered service paid by a patient to the provider of service before receiving the service. It may be defined as an insurance policy and paid by an insured person each time a medical service is accessed. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307, क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क रिटेन बाय एन इंश्योरर पर लाइफ इज कॉल्ड डैश। जो मैक्सिमम अमाउंट एक रिस्क है ना, जो एक इंश्योरर रिटेन करता है पर लाइफ, इंश्योरर पर लाइफ इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन रिटेंशन, दूसरा ऑप्शन री इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन रिटेंशन लिमिट, और चौथा ऑप्शन रिवाइवल। The maximum amount of risk retained by an insurer per life is called as retention. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, क्वेश्चन है हमारा, the mortality charge is levied dash in life insurance policy. जो mortality charge है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कब कब चार्ज की जाती है? ठीक है, mortality charges, पहला ऑप्शन क्वार्टरली, दूसरा ऑप्शन हाफ ईयरली, तीसरा ऑप्शन मंथली, और चौथा ऑप्शन एनुअली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एनुअली।
The mortality charge is levied annually in life insurance policy. C. Option D, annually is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309. क्वेश्चन है हमारा, A company that provides both life insurance and non-life insurance is known as. एक ऐसी कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड कराती है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन म्यूचुअल इंश्योरर, दूसरा ऑप्शन कॉम्पोजिट इंश्योरर, तीसरा ऑप्शन कैपिटिव इंश्योरर और चौथा ऑप्शन ड्यूअल इंश्योरर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्पोजिट इंश्योरर. अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज नोन एज कॉम्पोजिट इंश्योरर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द अमाउंट अंडर डिस्प्यूट दैट कैन बी एंटरटेन बाय द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन. सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है उस अमाउंट की जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिसे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एंटरटेन करेंगे, मतलब एक हिसाब से देखेंगे. ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का जो मतलब इसके तहत जो अमाउंट की लिमिट है ना, वो मैक्सिमम कितनी है. पहला ऑप्शन 25 लाख, दूसरा ऑप्शन 50 लाख, तीसरा ऑप्शन 20 लाख और चौथा ऑप्शन 15 लाख. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 lakhs. 20 lakh is the maximum limit for the amount under dispute that can be entertained by the insurance ombudsman. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311. क्वेश्चन है हमारा, any complainant must approach to the insurance ombudsman within dash period of the rejection by the insurer. कोई भी कंप्लेन जो है, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन करने जा रहा है, मतलब जिसको कंप्लेन करना है एक हिसाब से, वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कितने दिन के अंदर अप्रोच करे जब इंश्योरर द्वारा उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया हो. पहला ऑप्शन 3 मंथ्स, दूसरा ऑप्शन 6 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन 12 मंथ्स और चौथा ऑप्शन 9 मंथ्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनी कंप्लेनेंट मस्ट अप्रोच टू द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन विद इन 12 months. Option C, 12 months period of the rejection by the insurer. Option C is the correct answer for the given question. अब आप ये सवाल सोच रहे होंगे कि सर क्या जरूरी है कि इंश्योरेंस में रिजेक्शन हो. देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैं LIC की बात करता हूं, लाइफ इंश्योरेंस, जबकि आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादातर टाइम आपको पैसे मिल ही जाते हैं. चाहे इंसान की डेथ हो जाए तो भी पैसा मिलेगा, या मैच्योरिटी पीरियड आ जाए तो भी पैसा मिलेगा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिलना तय है. लेकिन इंडिया के शेयर में, मार्केट लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में 75% से ज्यादा शेयर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, आप जानते हैं. इसका भी जो क्लेम है ना, वो भी 93% तक है. मतलब ये 7% इन्होंने, मतलब जो भी 100 क्लेम्स आते हैं ना, उसमें इनका 93% है. 7% इनका भी डिस्प्यूटेड रहता है, ये लोग क्लेम नहीं देते हैं. अब क्लेम नहीं देने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो जब इंसान को क्लेम नहीं मिलता है तो वो कहां कंप्लेन करे? विद इन 12 मंथ्स वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में क्लेम कर सकता है आफ्टर द रिजेक्शन बाय द इंश्योरर. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312. क्वेश्चन है हमारा, द नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938. एक पॉलिसी होल्डर अपना नॉमिनी किसे बना सकता है, मतलब नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर, ये ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 के किस सेक्शन में मेंशन है? पहला ऑप्शन सेक्शन 28, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 39, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 12 और चौथा ऑप्शन सेक्शन 13. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर इज डिफाइंड इन सेक्शन 39, ऑप्शन बी, सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313. क्वेश्चन है हमारा, An insurance company owned entirely by its policy holder is known as dash. एक इंश्योरेंस कंपनी जो पूरी तरीके से अपने पॉलिसी होल्डर द्वारा ओन्ड है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन स्वैप इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन को इंश्योरेंस कंपनी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है An insurance company owned entirely by its policy holder is known as mutual insurance company. Option A is the correct answer for the given question. उसे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर करते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314. क्वेश्चन है हमारा,
The date from which the annuity holder starts receiving the policy benefits of a regular stream of income is known as dash. पहला ऑप्शन पेनिट्रेशन डेट, दूसरा ऑप्शन कवरेज डेट, तीसरा ऑप्शन एन्युटी डेट और चौथा ऑप्शन वेस्टिंग डेट। तो सवाल पूछा जा रहा है कि द डेट फ्रॉम विच एन्युटी होल्डर स्टार्ट्स रिसीविंग द पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम इज नोन एज। देखिए एन्युटी जो पॉलिसी होती है ना, सवाल पूछा जा रहा है कि वो डेट बताइए जब एक एन्युटेंट अपना जो भी उसका पैसा है वो रिसीव करना शुरू कर देता है। जिस डेट से रिसीव करता है वो टाइम क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब एन्युटी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है ना जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक बार में इंश्योरर को लमसम अमाउंट दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिए और कहा 10 साल के बाद आप हमें ये पैसे रिटर्न करना शुरू कर दीजिएगा। इंश्योरर 10 साल के बाद 10 लाख रुपए उसने अभी ले लिया, आज के रेट में 2020 चल रहा है, 2030 तक वो अपने पास रखेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा। अब वो 10 लाख का में 15 लाख और ऐड कर दे या 10 लाख और ऐड कर दे तो 10 लाख आपने अभी दिया, हो गया कितना, 20 लाख। अब वो 2031 से वो आपको तब तक उसमें से पेमेंट करेगा जब तक आप जीवित रहोगे। दिस इज एन्युटी पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो 10 साल के बाद जो आपको पैसे मिलने शुरू होंगे तो इस टाइम पीरियड को क्या कंसिडर किया जाता है, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको कंसिडर किया जाता है वेस्टिंग डेट। ऑप्शन डी वेस्टिंग डेट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द डेट फ्रॉम विच एन्युटी होल्डर स्टार्ट्स receiving the policy benefit of a regular stream of income is known as vesting date. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। क्वेश्चन है हमारा, CGL is a type of insurance policy that provides coverage to a business for, माफ कीजिएगा माउस से लाइनें सीधी नहीं खींच पाती हैं तो वापस रिपीट करेंगे। CGL is a type of insurance policy that provides coverage to a business for bodily injury, personal injury and property damage caused by the business operations, products or injury that occurs on the business premises. Expand CGL। सवाल पूछा जा रहा है कि CGL का फुल फॉर्म बताइए। CGL is a type of a insurance policy जो कवरेज प्रोवाइड कराती है बिजनेस के लिए, ठीक है। कवरेज टू अ बिजनेस फॉर बॉडीली इंजरी, मतलब बिजनेस के अंदर कोई बॉडी इंजरी हो रहा है या पर्सनल इंजरी हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है तो वहां CGL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कंबाइंड जनरल लायबिलिटी, दूसरा कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी, तीसरा कॉमन जनरल लायबिलिटी और चौथा कैपिटिव जनरल लायबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है CGL का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी कमर्शियल जनरल लायबिलिटी, ठीक है। कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स कवरेज टू अ बिजनेस फॉर बॉडीली इंजरी, पर्सनल इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय द बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स और इंजरी दैट ऑकर्स ऑन द बिजनेस प्रेमाइसेस, ठीक है। तो ज्यादातर फैक्ट्री में या बिजनेस में यही पॉलिसी प्रेफर करते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316। क्वेश्चन है हमारा, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस इज टर्म्ड एज डैश। देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा है और इवन अकाउंटेंसी का सवाल है, एक हिसाब से अकाउंटेंसी का ही है। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या ऑब्सोलीट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू वियर एंड टीयर, ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो इसी क्या कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन, दूसरा ऑप्शन डिक्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन वियर एंड टीयर और चौथा ऑप्शन आउटडेटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन। A decrease in the value of property over a period of time due to wear and tear or obsolescence is termed as depreciation. Option A is the correct answer for the given question. Obsolescence का अर्थ होता है outdated, तो मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसे टर्म क्या दिया गया है, it is depreciation. Option A depreciation is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन है हमारा, a dash is a type of reinsurance in which the reinsurer can accept or reject any risk presented by an insurance company seeking reinsurance, ठीक है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रीइंश्योरेंस का टाइप है जिसमें कोई भी एक रीइंश्योरेंस कंपनी जो रीइंश्योरर है वो रिस्क को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, जो उसके सामने आया तो वो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग रीइंश्योरेंस। तो इनमें से कौन सा वो रीइंश्योरेंस का टाइप है, उसे क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन सरप्लस रीइंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ट्रीटी रीइंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अ फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस is a type of reinsurance in which the reinsurer can accept or reject any risk presented by an insurance company seeking reinsurance. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318, क्वेश्चन है हमारा, द जीवन धारा लाइफ इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। ठीक है, जीवन धारा लाइफ जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो किस कंपनी द्वारा लॉन्च्ड है? पहला ऑप्शन अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन HDFC लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, क्वेश्चन है हमारा, a life insurance policy taken by a person on the life of another person who is or was his employee connected to his business in any manner whatsoever। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए लेता है, उसे क्या कंसिडर करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन विद प्रॉफिट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन मनी बैक पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसी और चौथा ऑप्शन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन डी, की मैन पॉलिसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज और वाज हिज एम्प्लॉय कनेक्टेड टू हिज बिजनेस इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। इट इज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इसलिए होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान के लिए पॉलिसी लेता है। ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी होती है वो फिडेलिटी, आपने सुना है ना, फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। फिडेलिटी इंश्योरेंस वो होती है जो एम्प्लॉइज जो होते हैं ना उनकी डिसऑनेस्टी के लिए होता है, लेकिन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है या कोई एम्प्लॉय रह चुके हैं उनके लिए लिया जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द रिस्टोरेशन ऑफ अ लैप्स्ड पॉलिसी टू इनफोर्स स्टेटस। ठीक है, इन्होंने बोला कि इनमें से किसे कंसिडर किया जाता है कि जो लैप्स्ड पॉलिसी है ना वो वापस से फोर्स में आ जाए, तो उसे क्या कंसिडर किया जाता है? मतलब आप समझ रहे हैं कि लैप्स पॉलिसी, एक पॉलिसी एकदम लैप्स हो गई, अब उसे वापस शुरू करना है, मतलब उसी को वापस से स्टार्ट कर देना है, मतलब नॉट फ्रॉम द बिगनिंग से लेने का मतलब हो गया कि अब आप नई पॉलिसी लीजिएगा, लेकिन जो पॉलिसी लैप्स हो चुकी है उसको वापस रिस्टोर करना है। एक हिसाब से रिस्टोरेशन, डैश इज द रिस्टोरेशन ऑफ अ लैप्स्ड पॉलिसी टू इनफोर्स स्टेटस। ठीक है, तो उसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन रीइंस्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन इंडेमनिटी, तीसरा ऑप्शन फ्रेंचाइजी और चौथा ऑप्शन डेफरमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रीइंस्टेटमेंट। Reinstatement is the restoration of a lapsed policy to enforce status. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, क्वेश्चन है हमारा, you can cancel the insurance policy offered by insurers over distance mode within dash of receipt of the policy. ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे ही आपको पॉलिसी रिसीव होती है उसके कितने दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन कैंसिल द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय इंश्योरर ओवर डिस्टेंस मोड विद इन डैश ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी। डिस्टेंस मोड का मतलब ये है कि आप दूरी पे हैं, कहीं दूर हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 20 डेज, दूसरा ऑप्शन 30 डेज, तीसरा ऑप्शन 60 डेज और चौथा ऑप्शन 28 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यू कैन कैंसिल द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स ओवर डिस्टेंस मोड विद इन 30 days of receipt of the policy. Option B, 30 days is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, क्वेश्चन है हमारा, you can see cancellation of life insurance policy within dash from the date of receipt of the policy document in case you disagree with any of the terms or conditions in the policy. सवाल पूछा जा रहा है कि आपको जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और उन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी टर्म्स या कंडीशन से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप कितने दिनों के अंदर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं? पहला ऑप्शन 15 डेज, दूसरा ऑप्शन 30 डेज, तीसरा ऑप्शन 10 डेज और चौथा ऑप्शन 25 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 डेज। जिस डेट में आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है उसमें डेट मेंशन रहती है कि किस डेट को उन्होंने इशू किया और किस डेट को आप रिसीव कर रहे हैं। वो ज्यादा समय नहीं होता, लगभग तुरंत ही रिसीव हो जाता है आपको।
तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर आप क्या करा सकते हो, अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो, अपने पैसे वापस ले सकते हो। ऑप्शन ए 15 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द पीरियड विद इन विच इफ यू डू नॉट अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी यू कैन सीक रिफंड। ठीक है, उस पीरियड का नाम क्या है? अभी हमने 15 दिन की बात की लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन वो 15 दिन के पीरियड का नाम भी है, उसको एक पर्टिकुलर नाम, 15 तो दिन है लेकिन उसको एक नाम दिया गया है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन कैंसिलेशन पीरियड, दूसरा ऑप्शन ओवरलुक पीरियड, तीसरा ऑप्शन फ्री लुक पीरियड और चौथा ऑप्शन डाउन टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड is the period within which if you do not agree to the terms and conditions of the insurance policy you can seek refund. It's free look period. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324, क्वेश्चन है हमारा, a dash is the form completed by the policy holder when applying for insurance. इनमें से कौन सा फॉर्म है जो एक पॉलिसी होल्डर को कंप्लीट करके भर करके जमा करना पड़ता है जब वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है? पहला ऑप्शन एक्सेप्टेंस फॉर्म, दूसरा ऑप्शन एम्यूनिटी फॉर्म, तीसरा ऑप्शन पॉलिसी फॉर्म और चौथा ऑप्शन प्रपोजल फॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ प्रपोजल फॉर्म, ऑप्शन डी। अ प्रपोजल फॉर्म इज द फॉर्म कंप्लीटेड बाय द पॉलिसी होल्डर व्हेन अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस। ऑप्शन डी, प्रपोजल फॉर्म इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरर हैज अ ड्यूटी टू फर्निश फ्री ऑफ चार्ज अ कॉपी ऑफ द प्रपोजल फॉर्म विद इन डैश ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। इन्होंने बोला कि जो इंश्योरर है ना, उसकी ड्यूटी, इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज एक प्रपोजल फॉर्म की कॉपी बना करके अपने इंश्योर्ड को वापस करे विद इन हाउ मच डेज ऑफ एक्सेप्टेंस की। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक प्रपोजल फॉर्म जब एक इंश्योरर ने एक्सेप्ट किया, उसके कितने दिन के अंदर एक इंश्योरर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी कॉपी बना करके अपने इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर को वापस दे। ठीक है, एक कॉपी बना करके दे। पहला ऑप्शन 15 डेज, दूसरा ऑप्शन 60 डेज, तीसरा ऑप्शन 30 डेज और चौथा ऑप्शन 45 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 डेज। द इंश्योरर हैज अ ड्यूटी टू फर्निश फ्री ऑफ चार्ज अ कॉपी ऑफ द प्रपोजल फॉर्म विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ऑप्शन सी, 30 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 326, क्वेश्चन है हमारा, Insurance company has to comply to the instructions of insurance ombudsman within how many days of receiving the instructions? सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस ombudsman के जो भी इंस्ट्रक्शंस इंश्योरेंस कंपनी को मिलते हैं तो कितने दिनों के अंदर इंस्ट्रक्शंस का पालन इंश्योरेंस कंपनी को करना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन 10 डेज, दूसरा ऑप्शन 15 डेज, तीसरा ऑप्शन 28 डेज और चौथा ऑप्शन 30 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 डेज। जो इंश्योरेंस ombudsman कोई भी इंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस कंपनी को देता है तो 30 डेज के भीतर भीतर, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को उन सारे इंस्ट्रक्शंस का पालन करना अनिवार्य है। ऑप्शन डी, 30 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, क्वेश्चन है हमारा, What is the interest rate payable by the insurer in case of late payment of death claims under the life insurance policy? सवाल पूछा जा रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ क्लेम दिया जाता है तो अगर उस डेथ क्लेम का अगर थोड़ा भी लेट पेमेंट होता है तो इंश्योरर द्वारा कितना उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ करके दिया जाता है? पहला ऑप्शन बैंक रेट प्लस 2%, दूसरा ऑप्शन बैंक रेट प्लस 1%, तीसरा ऑप्शन बैंक रेट प्लस 3% और चौथा ऑप्शन बैंक रेट प्लस 5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंक रेट प्लस 2%। जो भी बैंक रेट होगा उसमें 2% और ऐड करके डेथ क्लेम में इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 328, क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है इंश्योरेंस में, इंश्योरर को बहुत नुकसान हो जाता है, मतलब उसने जो भी इंश्योरेंस किया, जैसे समझिएगा एक हिसाब से आप एक एग्जांपल समझिए कि मिस्टर XYZ ने एक कार को का इंश्योरेंस कराया, कार की वैल्यू 10 लाख रुपीस थी, लेकिन 10 लाख रुपीस का उन्होंने जो 10% प्रीमियम दिया, ठीक है, आपने प्रीमियम दिया 10,000 रुपीस और कार थी 10 लाख रुपए की,
कार अगर चोरी हो जाती है तो इंश्योरर को पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो इंश्योरर का वो लॉस हुआ एक हिसाब से, आप समझ रहे हैं इस बात को। यही सवाल पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट इज नोन एज डैश। उस लॉस के रेशियो को क्या कंसिडर किया जाता है, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 10 लाख की कार थी, 10,000 का इंश्योरेंस था, आपको 10,000 मिला, लेकिन बदले में आपने 10 लाख पेमेंट करना पड़ गया, जो भी आपको पेमेंट करना पड़ा, तो 10,000 से तो ज्यादा ही आपको पेमेंट करना पड़ गया ना। तो ये जो आप एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं ना, अगर वो कार चोरी हो जाती है या जो भी है, जिस भी रीजन से आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसको क्या कंसिडर करते हैं, द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर्ड टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट इज नोन एज एक्सपेंस रेशियो, बर्निंग रेशियो, लॉस रेशियो और मैनुअल रेशियो। तो इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर्ड टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट इज नोन एज बर्निंग रेशियो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसे बर्निंग रेशियो कंसिडर किया जाता है और कंपनी के लिए बहुत भारी भरकम नुकसान होता है ये। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329, क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस दैट रिजल्ट फ्रॉम डिसऑनेस्टी इन द कैरेक्टर ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर एक इंश्योर्ड पर्सन अगर वो डिसऑनेस्ट हो जाए और उस वजह से अगर लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, तो इस तरीके के लॉस को क्या कंसिडर करते हैं, कैसा हैजार्ड है ये। पहला ऑप्शन फॉल्स हैजार्ड, दूसरा ऑप्शन फेक हैजार्ड, तीसरा ऑप्शन लॉस हैजार्ड और चौथा ऑप्शन मॉरल हैजार्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड refers to increase in probability of loss that result from dishonesty in the character of the insured person। ठीक है, और ये बेसिकली जब मैंने पढ़ा था और पढ़ाया था, तो ये नॉर्मली हमको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फायर इंश्योरेंस में, क्योंकि फायर इंश्योरेंस में कई बार पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये जानबूझ करके किया गया, इंसिडेंटल था कि एक्सीडेंटल था। ठीक है, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, जानबूझ करके किया गया या एक्सीडेंटली हो गया, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज अ मॉरल हैजार्ड। लोगों ने इंश्योरेंस कराया और उन्होंने जानबूझ करके पैसा लेने के चक्कर में या क्लेम लेने के चक्कर में या कुछ किसी भी रीजन से आग लगा दिया, जो भी कर दिया, तो दिस इज मॉरल हैजार्ड, जो पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, मॉरल हैजार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330, क्वेश्चन है हमारा डैश refers to the property which an insurance company takes over after paying the claims of any damaged building। इन्होंने बोला उसे क्या कंसिडर किया जाता है, to the property which an insurance company takes over after paying the claims of any damaged building। किसी भी डैमेज बिल्डिंग में क्लेम देने के बाद जो प्रॉपर्टी इंश्योरर टेक ओवर कर लेता है ना, तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ओवरटेक, दूसरा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन सैल्वेज और चौथा ऑप्शन साइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सैल्वेज। इसे सैल्वेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लेम तो आपको मिल गया ना, अब वो अपने साथ इंश्योरर ले जाएगा उसको। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल इज प्रेजेंटली इन इफेक्ट। ठीक है, अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में कौन सा जो इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल है वो इफेक्ट में चल रहा है। ठीक है, अभी मैं बता दूं, अभी महीना चल रहा है मई का और साल चल रहा है 2020। तो अभी के समय में भी इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल का कौन सा रूल इफेक्ट में है। पहला ऑप्शन इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल 2016, दूसरा इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल 2015, तीसरा इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल 2017 और चौथा इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल 2018। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल 2017। ठीक है, ये रूल अभी इफेक्ट में चल रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332, क्वेश्चन है हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स of insurance ombudsman will consist of how many members including chairperson। सवाल पूछा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है इंश्योरर्स के इंश्योरेंस ombudsman का, उसमें कुल मिलाकर के कितने मेंबर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 9। कुल मिलाकर के 9 मेंबर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333, क्वेश्चन है हमारा एन इंश्योरेंस अम्बड्समैन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। इंश्योरेंस अम्बड्समैन को कितने टर्म पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। पहला ऑप्शन 3 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 4 इयर्स,
तीसरा ऑप्शन 5 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 6 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंश्योरेंस ombudsman shall be appointed for a term of 3 years. ऑप्शन ए 3 years इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है इंश्योरेंस ombudsman को। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334, क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंटली हाउ मेनी इंश्योरेंस ombudsman आर देयर इन इंडिया? भारत में प्रेजेंटली कितने इंश्योरेंस ombudsman हैं? पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 17 और चौथा ऑप्शन 19। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेजेंटली 17 इंश्योरेंस ombudsman आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन सी 17 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335, क्वेश्चन है हमारा, You can approach insurance ombudsman if your insurance company did not respond to your complaint within dash days. सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका अगर कंप्लेन का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो कितने दिन के अंदर आप इंश्योरेंस ombudsman को अप्रोच कर सकते हैं? पहला ऑप्शन 15 डेज, दूसरा ऑप्शन 30 डेज, तीसरा ऑप्शन 45 डेज और चौथा ऑप्शन 60 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 30 days. You can approach insurance ombudsman if your insurance company did not respond to your complaint within 30 days. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, क्वेश्चन है हमारा, What is the maximum amount of award that insurance ombudsman can pass? ठीक है, What is the maximum amount of award जो इंश्योरेंस ombudsman पास कर सकते हैं? पहला ऑप्शन 10 लाख रुपीज, दूसरा ऑप्शन 20 लाख रुपीज, तीसरा ऑप्शन 30 लाख रुपीज और चौथा ऑप्शन 40 लाख रुपीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज, 30 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड दैट इंश्योरेंस ombudsman कैन पास। ऑप्शन सी 30 लाख इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337, क्वेश्चन है हमारा, The insurance ombudsman shall finalize its findings and pass an award within a period of dash months of the receipt of all the requirement from the complainant. सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस ombudsman है वो अपनी फाइंडिंग्स को फाइनलाइज करने के कितने दिन के अंदर, ठीक है, अवार्ड पे कर सकती है, कितने महीने के अंदर अवार्ड पे कर सकती है जब कंप्लेनेंट से उनको सारी रिक्वायरमेंट रिसीव हो जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन 1 month, दूसरा ऑप्शन 2 months, तीसरा ऑप्शन 3 months और चौथा ऑप्शन 4 months। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंश्योरेंस ombudsman शैल फाइनलाइज इट्स फाइंडिंग्स एंड पास एन अवार्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। ऑप्शन सी 3 months is the correct answer for the given question. 3 months of the receipt of all the requirements from the complainant. Option C 3 months is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338, क्वेश्चन है हमारा, The insurer shall comply with the award passed by the insurance ombudsman within dash days of receipt of the award and intimate compliance of the same to the ombudsman. पहला ऑप्शन 30 days, दूसरा ऑप्शन 15 days, तीसरा ऑप्शन 60 days और चौथा ऑप्शन 45 days। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 30 days. The insurer shall comply with the award passed by insurance ombudsman within 30 days of the receipt of the award and intimate compliance of the same to the ombudsman. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339, क्वेश्चन है हमारा, when a complaint is settled through mediation by the insurance ombudsman then the insurer should comply with the terms of the recommendations within dash days. ठीक है, पहला ऑप्शन 30 days, दूसरा ऑप्शन 15 days, तीसरा ऑप्शन 10 days और चौथा ऑप्शन 45 days। इस क्वेश्चन का सही आंसर है when a complaint is settled through the mediation by the insurance ombudsman then the insurer should comply with the terms of the recommendations within 15 days. Option B 15 days is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, क्वेश्चन है हमारा, The advisory committee constituted by IRDAI to review the performance of the insurance ombudsman can have a maximum of how many members? ठीक है, पहला ऑप्शन 3 members, दूसरा ऑप्शन 6 members, तीसरा ऑप्शन 9 members और चौथा ऑप्शन 5 members। इस क्वेश्चन का सही आंसर है The advisory committee constituted by IRDAI
to review the performance of the insurance ombudsman can have maximum 5 members. Option D, 5 members is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341. क्वेश्चन है हमारा, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर. सवाल पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट किस साल लागू हुआ था. पहला ऑप्शन 1956, दूसरा ऑप्शन 1932, तीसरा ऑप्शन 1948 और चौथा ऑप्शन 1974. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1948. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESIC. ESIC का फुल फॉर्म बताइए. पहला ऑप्शन एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तीसरा ऑप्शन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और चौथा एक्सटर्नल स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फुल फॉर्म ऑफ ESIC इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343. क्वेश्चन है हमारा, ESIC इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री. ठीक है, ESIC भारत की किस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑटोनोमस बॉडी है. पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और चौथा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ESIC is an autonomous body under the Ministry of Labour and Employment. Option B is the correct answer for the given question. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344. क्वेश्चन है हमारा, what is the current rate of contribution of employer and employees under ESIC respectively. सवाल पूछा जा रहा है कि ESIC के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज का जो करंट रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है. पहला ऑप्शन 4% एंड 1%, दूसरा ऑप्शन 3% एंड 1%, तीसरा ऑप्शन 4% एंड 2% और आखिरी ऑप्शन 3% एंड 2%. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 4% एंड 1% is the current rate of contribution of employer and employees under ESIC respectively. हमारा अगला क्वेश्चन 345. क्वेश्चन है हमारा, the headquarter of ESIC is located at हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द हेडक्वार्टर ऑफ ESIC is located at न्यू दिल्ली. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346. क्वेश्चन है हमारा, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC. सवाल पूछा जा रहा है कि ESIC के डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए. पहला ऑप्शन संध्या शुक्ला, दूसरा ऑप्शन राजकुमार, तीसरा ऑप्शन RK कटारिया और चौथा ऑप्शन गरिमा भगत. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC. ऑप्शन बी राजकुमार इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347. क्वेश्चन है हमारा, ESIC वाज फाउंडेड इन विच ईयर. ESIC किस साल फाउंड किया गया था. पहला ऑप्शन 1952, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1932 और चौथा ऑप्शन 1944. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ESIC was founded in the year 1952. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348. क्वेश्चन है हमारा, एनी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश और मोर एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर ESI स्कीम. ठीक है, पहला ऑप्शन 25 और मोर एम्प्लॉइज, दूसरा ऑप्शन 15 और मोर एम्प्लॉइज, तीसरा ऑप्शन 10 और मोर एम्प्लॉइज और चौथा ऑप्शन 30 और मोर एम्प्लॉइज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज को अपने यहां काम देता है या उसके 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, दे आर एलिजिबल फॉर ESI स्कीम. ठीक है, सिर्फ 10 एम्प्लॉइज की जरूरत है, फिर दे कैन अप्लाई फॉर ESI स्कीम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349. क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉइज हु हैव अ मैक्सिमम सैलरी ऑफ रुपीज डैश हैज टू मैंडेटरी रजिस्टर इटसेल्फ विद इन ESIC. जो एम्प्लॉइज जिनकी मैक्सिमम सैलरी कितनी है, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो खुद को ESIC में रजिस्टर करें. पहला ऑप्शन 25,000,
दूसरा ऑप्शन 10,000, तीसरा ऑप्शन 20,000 और चौथा ऑप्शन 15,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम्प्लॉइज हु हैव अ मैक्सिमम सैलरी ऑफ 15,000, ऑप्शन डी 15,000 has a mandatory register itself with the ESIC। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350, क्वेश्चन है हमारा एम्प्लॉइज whose salary is less than dash per day are exempted to make contribution in ESIC। वो एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी कितने रुपए से कम है उन्हें ESIC में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड। पहला ऑप्शन 150 रुपीज, दूसरा ऑप्शन 100 रुपीज, तीसरा ऑप्शन 200 रुपीज और चौथा ऑप्शन 250 रुपीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम्प्लॉइज हु सैलरी इज लेस देन 100 रुपीज पर डे आर एग्जेम्प्टेड टू मेक द कंट्रीब्यूशन इन ESIC। क्वेश्चन नंबर 351, क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अ ड्राइवर हु व्हाइल ऑपरेटिंग अ व्हीकल हार्म्स समवन एल्स और देयर प्रॉपर्टी। इनमें से वो कौन सा इंश्योरेंस एक ड्राइवर के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जब वो एक व्हीकल को चलाते वक्त किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता है। पहला ऑप्शन रेंटर्स इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ऑटोमोबाइल लायबिलिटी इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन ट्रैवल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन व्हीकल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल लायबिलिटी इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अ ड्राइवर who while operating a vehicle harms someone else or their property। Option B automobile liability insurance is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352, क्वेश्चन है हमारा the condition where life insurance policy is used as collateral for a loan is termed as। वो कंडीशन जहां पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कोलैटरल रख करके लोन लिया जाता है तो उसे क्या कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन कोलैटरल असाइनमेंट, दूसरा ऑप्शन ब्लैंकेट वैल्यू, तीसरा ऑप्शन मैच्योरिटी क्लेम और चौथा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्चुअल डेजिग्नेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कंडीशन वेयर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज यूज्ड एज कोलैटरल फॉर अ लोन इज टर्म्ड एज कोलैटरल असाइनमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जब किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कोलैटरल रख करके लोन लिया जाता है तो उसे कोलैटरल असाइनमेंट कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 353, क्वेश्चन है हमारा डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट एन इंश्योरर विल पे फॉर कवर्ड लॉसेस ड्यूरिंग अ पॉलिसी पीरियड। सवाल पूछा जा रहा है कि एक पॉलिसी पीरियड के अंदर एक इंश्योरर जो मैक्सिमम अमाउंट पे करता है कवर्ड लॉसेस का उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन एक्सटेंडेड कवरेज, दूसरा ऑप्शन कंडीशनल रिसीट, तीसरा ऑप्शन एफर्मेटिव वारंटी और चौथा ऑप्शन एग्रीगेट लिमिट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एग्रीगेट लिमिट्स। एग्रीगेट लिमिट्स इज द मैक्सिमम अमाउंट एन इंश्योरर विल पे फॉर कवर्ड लॉसेस ड्यूरिंग अ पॉलिसी पीरियड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सरेंडर वैल्यू का एक हिसाब से मतलब पूछा जा रहा है। हमारा पहला ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ मनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी गारंटीज टू पे अप बिफोर एनी बोनसेस आर एडेड। दूसरा ऑप्शन रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ सम अश्योर्ड पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूज पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स। तीसरा ऑप्शन the sum of money an insurance company pays to a policy holder when he went to discontinue the policy and take whatever money is due। और चौथा amount paid by the insurer to the insured at the time of maturity। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी the sum of money an insurance company pays to a policy holder when he wants to discontinue the policy and take whatever money is due। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। साधारण भाषा में हिंदी में समझिएगा, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपने 10 साल की 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली। ठीक है, मतलब 10 साल टाइम पीरियड और 10 लाख सम अश्योर्ड। लेकिन 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर्स आपने क्या किया, अपनी पॉलिसी को अपने इंश्योरर को वापस कर दिया, जमा कर दिया। कोई भी रीजन था,
आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन था। वैसे फाइनेंशियल रीजन हो नहीं सकता क्योंकि आप उस पर लोन ले सकते हैं और आपने जितना पैसा जमा किया उसका 90% लोन मिल जाएगा। लेकिन किसी और रीजन के चलते आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी पॉलिसी को इंश्योरर को वापस करा दे रहे हो, जमा कर दे रहे हो, कैंसिल कर दे रहे हो। बस इसके आगे हम अपनी पॉलिसी लेकर के जाना नहीं चाहते, ठीक है। अब क्योंकि आपने अपनी इच्छा अनुसार किया है, अपनी पॉलिसी को इंश्योरर को जमा कर दिया है, तो जितना आपने 8 साल में पैसे इंश्योरर को एज अ प्रीमियम जमा किया उसको बोलते हैं पेड अप वैल्यू, ठीक है। 10 साल में 10 लाख देना था तो 8 साल में अपने 8 लाख रुपए जमा किए होंगे, और इतने टाइम पीरियड के बाद इंश्योरर मान लीजिए आपको 14 लाख रुपीस वापस करता, तो दिस इज सरेंडर वैल्यू, ठीक है। जब आप पॉलिसी जमा करेंगे तो उसकी जो वैल्यू उस डेट तक बनेगी, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। यही है सरेंडर वैल्यू का मतलब। और ऑप्शन सी में भी यही लिखा है, द सम ऑफ मनी एन इंश्योरेंस कंपनी पेज टू अ पॉलिसी होल्डर व्हेन ही वांट्स टू डिसकंटिन्यू द पॉलिसी एंड टेक्स व्हाटएवर मनी इज ड्यू, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। उम्मीद है आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, क्वेश्चन है हमारा, dash are the additional covers offered to the insured with the main policy so that the insured can get additional benefits under the single plan, ठीक है। उसे क्या कंसिडर किया जाता है जब एडिशनल कवरेज दिया जाता है, कुछ एडिशनल प्रीमियम ले करके एक पॉलिसी होल्डर को। पहला ऑप्शन राइडर्स, दूसरा ऑप्शन रिवाइवल, तीसरा ऑप्शन सेटलमेंट और चौथा ऑप्शन एड ऑन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राइडर्स। Riders are the additional covers offered to the insured with the main policy so that the insured can get additional benefit under the single plan, ठीक है। मतलब अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा और प्रीमियम जमा करके कुछ और रिस्क को कवर कर सकते हो उसी सिंगल प्लान के अंदर, जो पहले मिल नहीं रहा था। क्योंकि आपने एडिशनल प्रीमियम दे दिया तो एडिशनल आपको रिस्क का कवरेज हो गया उसी सिंगल प्लान में, उसके लिए अलग प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसको कहते हैं राइडर्स। राइडर्स आर द एडिशनल कवर्स ऑफर्ड टू द इंश्योर्ड विद द मेन पॉलिसी सो दैट द इंश्योर्ड कैन गेट एडिशनल बेनिफिट अंडर द सिंगल प्लान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु बायज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नोन एज डैश। वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन इंश्योरर, दूसरा ऑप्शन इंश्योर्ड, तीसरा ऑप्शन नॉमिनी, चौथा ऑप्शन बेनिफिशियरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है, अ पर्सन हु बायज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नोन एज इंश्योर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। उसे इंश्योर्ड कंसिडर किया जाता है। अगर आप पॉलिसी जाकर के लेते हैं, अगर आपकी एज 18+ है और आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं अपने नाम पे, तो आपको इंश्योर्ड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357, क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योर्ड फॉर द पॉलिसी इज कॉल्ड डैश, ठीक है। इन्होंने सवाल पूछा है कि जो अमाउंट ऑफ मनी एक इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर से या इंश्योर्ड से चार्ज करती है किसी भी पॉलिसी के लिए, उसे क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन्युटी, दूसरा ऑप्शन फंड, तीसरा ऑप्शन लायबिलिटी और चौथा ऑप्शन प्रीमियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योर्ड फॉर द पॉलिसी इज कॉल्ड प्रीमियम। आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली 10 साल की, आपको 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करना है, तो आप हर महीने कुछ पैसे जमा करेंगे, हर साल कुछ पैसे जमा करेंगे। तो ये जो आप हर साल जो पैसे आप जमा कर रहे हो, तो इसे क्या कंसीडर करेंगे? ये प्रीमियम है और ये इंश्योरेंस कंपनी आपसे चार्ज करती है और करेगी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, क्वेश्चन है हमारा, हु इज एन अपॉइंटी इन रिलेशन टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के रिलेशन में अपॉइंटी किसे कंसिडर किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन द पर्सन इंश्योर्ड, दूसरा ऑप्शन अ पर्सन अपॉइंटेड टू रिसीव द बेनिफिट अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, तीसरा द पर्सन हु विल रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉमिनी हु इज द माइनर, और चौथा थर्ड पार्टी हु इज ऑथराइज्ड टू रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द एक्चुअल बेनिफिशियरी हु इज नॉट अ माइनर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंश्योरेंस के लिहाजे से अपॉइंटी हम उस व्यक्ति को कंसिडर करते हैं जो एक माइनर, अगर माइनर को नॉमिनी बना रखा है तो उसके बिहाफ पे जो पैसे रिसीव करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, द पर्सन हु विल रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉमिनी हु इज अ माइनर, ठीक है। उसे क्या कंसिडर करेंगे? अपॉइंटी कंसिडर करेंगे, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर्स लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू योर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय अनलॉफुल क्राइम सच एज राइट्स, स्ट्राइक्स, मैलिशियस डैमेज एंड थेफ्ट इज नोन एज डैश। इन्होंने कहा कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको नाम बताना है, ठीक है, जो कवर करती है लॉसेस या डैमेजेस ऑफ योर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय अनलॉफुल क्राइम्स, जिसमें राइट, स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज और थेफ्ट इंक्लूड है। तो इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है बर्गलरी इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन क्रिटिकल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन बैंक अश्योरेंस, चौथा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है an insurance policy that provides losses resulting from damage to your insured property caused by unlawful crimes such as riots, strikes, malicious damage and theft is known as burglary insurance. Option A, burglary insurance is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, क्वेश्चन है हमारा, a dash is the person or entity you name in a life insurance policy to receive the death benefit। ठीक है, उस व्यक्ति या एंटिटी को आप क्या कंसीडर करते हैं जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ हो जाने के बाद उसको बेनिफिट रिसीव हो? पहला ऑप्शन क्लेमेंट, दूसरा ऑप्शन बेनिफिशियरी, तीसरा ऑप्शन इंश्योर्ड और चौथा ऑप्शन शेयर होल्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी इज द पर्सन और एंटिटी यू नेम इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिसीव द डेथ बेनिफिट, बेनिफिशियरी कंसीडर करते हैं। ऑप्शन बी, बेनिफिशियरी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361, क्वेश्चन है हमारा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेशनल डेब्ट? इनमें से किसको हम नेशनल डेब्ट कंसीडर नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा ऑप्शन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और चौथा ऑप्शन प्रोविडेंट फंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इज नॉट कंसिडर्ड एज नेशनल डेब्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द जॉइंट वेंचर्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। हमें आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग, गलत ऑप्शन इनमें से। ठीक है, इसका मतलब 3 सही है और 1 गलत है, तो हमें गलत वाला आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है हमारा आईसीआईसीआई बैंक प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है एचडीएफसी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, तीसरा है बजाज का अलियांस लाइफ इंश्योरेंस और चौथा है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी मेट लाइफ इंश्योरेंस। ये गलत कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एचडीएफसी का मेट लाइफ के साथ जॉइंट वेंचर नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, क्वेश्चन है हमारा, which of the given policies of life insurance corporation of India is related with regular old age pension? इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसी है जो रेगुलर ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन जीवन संचय, दूसरा ऑप्शन जीवन छाया, तीसरा ऑप्शन जीवन किशोर और चौथा ऑप्शन जीवन अक्षय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवन अक्षय। जीवन अक्षय is the policy of Life Insurance Corporation of India which is related to regular old age pension. जीवन अक्षय is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, क्वेश्चन है हमारा, the first ever departmental life insurance policy was designed for which group? जो सबसे पहला डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन किया गया था वो किस ग्रुप के लिए डिजाइन किया गया था? पहला ऑप्शन इंडियन आर्मी, दूसरा ऑप्शन सिविल ऑफिसर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट एवर डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज डिजाइन फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इनमें से कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है? पहला ऑप्शन आईआरडीए, दूसरा ऑप्शन आरबीआई, तीसरा ऑप्शन सेबी और चौथा ऑप्शन एलआईसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआरडीए इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 366 क्वेश्चन है हमारा, एन एंटिटी या इंडिविजुअल वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर टू इन्वेस्टिगेट डैमेज सफर्ड बाय द क्लाइंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड हेल्प्स अप्रूव द क्लेम इज नोन एज डैश। ठीक, इन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल या कोई एंटिटी एक इंश्योरर के बिहाफ पे काम कर रही है और ये इन्वेस्टिगेट करती है जाकर के कि क्लाइंट का कितना नुकसान हुआ है और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी, क्लेम का अप्रूवल कराने में मदद करता है, तो उसे क्या कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन एक्चुअरी, दूसरा ऑप्शन एसेसर, तीसरा ऑप्शन ब्रोकर और चौथा ऑप्शन मीडिएटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एसेसर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इनके बारे में। ये एक्चुअली एक हिसाब से प्राइवेट लोग होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के अंडर काम करते हैं, मतलब अंडर काम करते हैं मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं, और ये प्रोफेशनल लोग होते हैं एक हिसाब से। ठीक है, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इनको हायर करती है और बेसिकली ये चीज जो देखा गया है, ये मैंने जो ज्यादा इनका जो यूज होता है ना वो फायर इंश्योरेंस में होता है। एसेसर जाकर के इवैल्यूएट करते हैं कितने की प्रॉपर्टी थी, उनकी मार्केट वैल्यू क्या थी, कितना आग लगा, आग से कितना नुकसान हुआ, कितना बचा, इसमें क्लेम कितना बनेगा, कितना इंश्योरर पे करेगा, तो एसेसर का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेकिन एसेसर जो है, जैसे किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे भी एसेसर आएगा। सबसे पहले आपको पुलिस को फोन करना पड़ेगा, उसी टाइम पे आपको इंश्योरर को भी फोन करना पड़ेगा। आपको कुछ और नहीं करना, आपको दोनों को फोन करके बुलाना है। इंश्योरर आएगा, पुलिस तो आएगी, इंश्योरर भी आएगा। इंश्योरर चारों तरफ से फोटो खींचेगा, पुलिस आपका सारा का सारा डिटेल लेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी थी, कैसे मारा टक्कर, ठीक है, किस तरफ से, आप कहाँ थे, पूरा डिटेल आपसे लेगा। उसी मोमेंट पे इंश्योरर भी रहेगा, फोटोज लेकर के जाएगा, चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी और क्लेम बनेगा तो वो आपको जो भी क्लेम बनता है वो मिलेगा। तो उस मोमेंट पे जो इंसान आपकी गाड़ी का फोटो लेने आएगा और चारों तरफ से इवैल्यूएशन करेगा वो होगा एसेसर, वही आपको क्लेम लेने में भी मदद करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप आपको आइडिया लग गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 367 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिक्वेस्ट मेड फॉर द कॉम्पनसेशन फ्रॉम इंश्योरर फॉर अ लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि उस टर्म को क्या कंसीडर किया जाता है जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अगर कुछ इंश्योरेंस हो रखा है और वहां पे अगर कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस का जब आप रिक्वेस्ट करते हो कॉम्पनसेशन के लिए, तो इसका जो टर्म है उसे क्या कंसीडर किया जाता है? पहला ऑप्शन क्लेम, दूसरा ऑप्शन प्रीमियम, तीसरा ऑप्शन कॉम्पनसेशन, चौथा ऑप्शन फंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लेम। The term claim is used for the request made for compensation from insurer for a loss covered by insurance policy. Option A, claim is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 368 क्वेश्चन है हमारा, the situation when you insure something for an amount of money more than its reasonable value is known as dash. इन्होंने सवाल ये पूछा है कि एक सिचुएशन को क्या कंसीडर करेंगे जब उस सिचुएशन में आप किसी भी चीज का जो रीजनेबल वैल्यू है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस करा दो। मतलब प्रॉपर्टी 100 रुपए की है तो आपने 105 रुपए का इंश्योरेंस करा दिया। मतलब एग्जांपल के लिए समझिएगा कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की और आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लिया, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 1 करोड़। आपने इंश्योरेंस कितने का करा? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ठीक है, तो रीजनेबल वैल्यू 1 करोड़ और आपने अमाउंट एन अमाउंट ऑफ द मनी मोर देन इट्स रीजनेबल वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन एक्सेस इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन अनलिमिटेड इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन अनरीजनेबल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ओवर इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सिचुएशन व्हेन यू इंश्योर समथिंग फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी मोर देन इट्स रीजनेबल वैल्यू इज नोन एज ओवर इंश्योरेंस। उसे क्या कंसीडर करेंगे? उसे बोलेंगे ओवर इंश्योरेंस। और ये ओवर इंश्योरेंस बेसिकली बिजनेसमैन करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसी चीजें होती है ना जिनके जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ना, तो मार्केट प्राइस निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस मोमेंट पे क्लेम लिया जाता है, मतलब क्लेम की बात होती है, उस टाइम पे जो एसेसर है पूरा इवैल्यूएशन करता है और उसके बाद आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, जिसे कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन डी ओवर इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओवर इंश्योरेंस में एक्चुअली किसी को फायदा वायदा होता नहीं है, और जिसने इंश्योरेंस पढ़ा नहीं, जो इंश्योरेंस समझता नहीं है, वही ओवर इंश्योरेंस कराता है, ये इस लालच में कि उसे 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। इंश्योरेंस में तो थोड़ा लॉस तो आपको भी झेलना पड़ता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 369 क्वेश्चन है हमारा, a document that describes in clear term the terms and conditions of the insurance policy offered to you by the insurer is termed as dash. इन्होंने बोला कि उस डॉक्यूमेंट को क्या कंसीडर करते हैं जिस डॉक्यूमेंट में सारा डिस्क्रिप्शन होता है, सब कुछ डिस्क्राइब किया रहता है, सारे टर्म्स पॉलिसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्राइब किए होते हैं, सब कुछ डिस्क्राइब किया होता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं जो इंश्योरर देता है? पहला ऑप्शन पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन अंडरराइटिंग, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या होना चाहिए बताइए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स इन क्लियर टर्म्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड टू यू बाय द इंश्योरर इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ऑप्शन सी प्रोडक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। उसे प्रोडक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 370 क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग कवरेज इन अ कंट्री अदर देन द कंपनीज होम कंट्री इज नोन एज डैश। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में भी जाकर के ना इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज प्रोवाइड करा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन एजेंसी कंपनी, दूसरा ऑप्शन एलियन इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन एडमिटेड कंपनी और चौथा ऑप्शन एनआर इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग कवरेज इन अ कंट्री अदर देन द कंपनीज होम कंट्री इज नोन एज एलियन इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एलियन शब्द का अर्थ जो होता है वो ये नहीं होता कि कोई भी चीज दूसरे ग्रह की हो। साधारण शब्दों में समझिएगा, एलियन शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके एरिया को बिलोंग नहीं करता, आपके रीजन को बिलोंग नहीं करता, वो बाहर से अगर आता है तो उसको भी आप एलियन कंसिडर करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप दिल्ली में रहते हो और कोई इंसान साउथ इंडिया से आता है, तो अब वो जो साउथ इंडिया से आ रहा है या ईस्ट इंडिया से आ रहा है या नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, किसी दूसरे देश से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, जो दिल्ली में रहने वाला इंसान ही नहीं है, बाहर से आ रहा है, तो उसे भी आप एलियन कंसिडर करोगे। ठीक है, और अगर आप खुद दिल्ली के नहीं हो और दिल्ली में रह रहे हो तो आप भी एलियन हो। समझ में आया? वो भी किसके लिए? दिल्ली वासियों के लिए। एलियन शब्द का यही अर्थ है कि जो आपकी रीजन को बिलोंग नहीं करता, बाहर से आता है, तो उसे एलियन कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एलियन इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर किया जाएगा इसी कंपनी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 371 क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ एजेंट दैट रिप्रेजेंट्स ओनली वन कंपनी एंड सेल्स ओनली इट्स पॉलिसीज इज नोन एज डैश। ठीक है, उस टाइप ऑफ एजेंट को क्या कंसिडर करते हैं जो एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और उसी की पॉलिसीज बेचता है? तो उस टाइप के एजेंट को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन सोल एजेंट, दूसरा ऑप्शन कैप्टिव एजेंट, तीसरा ऑप्शन सिंगल एजेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टाइप ऑफ एजेंट दैट रिप्रेजेंट्स ओनली वन कंपनी एंड सेल्स ओनली इट्स पॉलिसीज इज नोन एज कैप्टिव एजेंट। ऑप्शन बी कैप्टिव एजेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और इसे एक और नाम दिया गया, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव एजेंट। कैप्टिव एजेंट को एक और नाम दिया है, वो एक्सक्लूसिव एजेंट है। अगर एलआईसी के लिए काम कर रहा है तो एलआईसी की पॉलिसीज बेचेगा और किसी कंपनी की पॉलिसीज नहीं बेचेगा। ऐसे एजेंट को कैप्टिव एजेंट या एक्सक्लूसिव एजेंट कंसीडर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 372 क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप्स। जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है वो कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया है? पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 7 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइडेड है या कैटेगराइज किया गया? 7 टाइप्स। ऑप्शन ए 7 टाइप्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 373 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रेगुलेशंस। कितने तरीके के इंश्योरेंस एजेंट्स पहचाने गए हैं रेगुलेशंस द्वारा? ठीक है, IRDA द्वारा। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रेगुलेशन। ऑप्शन डी 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 374 क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिविजुअल एजेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इज इश्यूड अ लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स एट टाइम।
ठीक है, एक इंडिविजुअल एजेंट को इंश्योरेंस सेक्टर द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है वो कितने समय के लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन 5 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 2 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 3 इयर्स, चौथा ऑप्शन 6 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंडिविजुअल एजेंट in insurance sector is issued a license for a period of 3 years at a time। 3 साल के लिए लाइसेंस मिलता है। उसके बाद क्या कराना पड़ता है? उसके बाद लाइसेंस को रिन्यूअल कराना पड़ता है। क्या समझो, क्या कराना पड़ता है? रिन्यूअल। ऑप्शन सी is the correct answer for the given question। An individual agent in insurance sector is issued a license for a period of 3 years at a time। ऑप्शन सी is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375 क्वेश्चन है हमारा, an insurance agent who support financial inclusion by distribution of financial services at an affordable cost to the mass is known as dash। एक इंश्योरेंस एजेंट जो सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को by distribution of financial services at an affordable cost to the masses is known as micro insurance agents, दूसरा इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, तीसरा कॉर्पोरेट एजेंट और चौथा इंडिविजुअल एजेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंश्योरेंस एजेंट who support financial inclusion by distribution of financial services at an affordable cost to the masses is known as माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट। उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 376 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द एंटिटी टू बिकम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योरेंस कंपनी। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन 20 करोड़, दूसरा ऑप्शन 1 करोड़, तीसरा ऑप्शन 5 करोड़ और चौथा ऑप्शन 10 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपीस। रुपीस 1 करोड़ is the minimum paid up capital of the entity to become third party administrator to insurance company। Option B 1 करोड़ रुपीस is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377 क्वेश्चन है हमारा, the powers and functions of IRDA are defined in which section of the IRDA Act। सवाल पूछा जा रहा है कि जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जो पावर्स और फंक्शंस हैं ये IRDA एक्ट के किस सेक्शन में बताए गए हैं? पहला ऑप्शन सेक्शन 102, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 29, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 14 और चौथा ऑप्शन सेक्शन 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 14। The powers and functions of IRDA are defined in section 14 of IRDA Act। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378 क्वेश्चन है हमारा, एवरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आर मैंडेट टू मेंटेन अ सम ऑफ इक्विवेलेंट टू -% ऑफ टोटल ग्रॉस प्रीमियम इन एनी फाइनेंशियल ईयर विद RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सवाल पूछा जा रहा है कि हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह मैंडेट है, मतलब इट इज वेरी कंपल्सरी इन नेचर टू मेंटेन कितना परसेंट, वो परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट टोटल ग्रॉस प्रीमियम का कितना परसेंट हर फाइनेंशियल ईयर में RBI के पास कैश में या अप्रूव्ड सिक्योरिटी में मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, पहला ऑप्शन 2%, दूसरा ऑप्शन 4%, तीसरा ऑप्शन 3% और चौथा ऑप्शन 1%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है every insurance company are mandated to maintain a sum equivalent to 1% of the total gross premium in any financial year with RBI in the form of cash or approved securities। Option D 1% is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379 क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग ऑल रिस्क अमंग अ ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। पहला ऑप्शन रिस्क पूलिंग, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ओपन पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रिस्क पूलिंग। रिस्क पूलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग ऑल रिस्क अमंग अ ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380 क्वेश्चन है हमारा, The insurance policy specially designed for covering ship damage expenses is referred to as। अगर आपने मरीन इंश्योरेंस पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं।
सवाल पूछा गया है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्पेशली शिप डैमेज एक्सपेंसेस को कवर करती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन हल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन कार्गो इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन वोएज इंश्योरेंस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैरीन इंश्योरेंस की मैंने अभी बात की ना, वो जो चैप्टर है उसमें साफ साफ बताया गया है कि मरीन इंश्योरेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट हल इंश्योरेंस, दूसरा पार्ट कार्गो इंश्योरेंस, तीसरा पार्ट वोएज इंश्योरेंस। ठीक है, तो शिप को जो कवर करता है वो होता है हल इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, द इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली डिजाइन फॉर कवरिंग शिप डैमेज expenses is referred to as hull insurance. Option B is the correct answer for the given question. समुद्र के जहाज के डैमेज के जो खर्चे होते हैं ना, उसके लिए जो डिजाइन की गई है इंश्योरेंस पॉलिसी उसे हल इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 381 क्वेश्चन है हमारा, विद द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC 107 insurers were amalgamated and formed into dash companies. सवाल पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 107 इंश्योरेंस कंपनीज अमेलगमेट हुए थे और उन्होंने कितनी कंपनीज को फॉर्म किया था ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन 4 कंपनीज, दूसरा ऑप्शन 10 कंपनीज, तीसरा ऑप्शन 1 कंपनीज मतलब कंपनी और चौथा ऑप्शन 8 कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC 107 इंश्योरर्स वर अमेलगमेटेड एंड फॉर्म्ड 4 कंपनीज। ऑप्शन A 4 कंपनीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 382 क्वेश्चन है हमारा, The 4 subsidiaries of GIC, that is General Insurance Corporation of India, were converted into independent companies in which year? तो वो जो 4 कंपनीज की अभी बात की जा रही थी, वो जो 4 कंपनीज बनी थी 4 सब्सिडरीज जो थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, वर कन्वर्टेड इनटू इंडिपेंडेंट कंपनीज। उन्हें किस साल इंडिपेंडेंट कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन 1999, दूसरा ऑप्शन 2002, तीसरा ऑप्शन 2000 और चौथा ऑप्शन 2005। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 2000। इन चारों कंपनीज को इंडिपेंडेंट कंपनी कन्वर्ट कर दिया गया था इन द ईयर 2000। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 383 क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रिसीव पीरियोडिक पेमेंट्स ओवर द पॉलिसी टर्म एंड फुल सम अश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म? ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि किस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी टर्म के दौरान जो इंश्योर्ड है उसे टाइमली मतलब पीरियोडिकली पेमेंट्स मिलेगा, और अगर उसी समय मतलब वो जो इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है ना, टर्म है, उसी के बीच में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो पूरा का पूरा सम अश्योर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अगर जीवित है तो पीरियोडिक पेमेंट्स मिलेगा, और अगर देहांत हो गया, डेथ हो गया, तो पूरा सम अश्योर्ड मिल जाएगा। पहला ऑप्शन टर्म इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन होल लाइफ पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन एंडोमेंट प्लान और चौथा ऑप्शन मनी बैक पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे इंश्योर्ड रिसीव पीरियोडिक पेमेंट्स ओवर द पॉलिसी टर्म एंड फुल सम अश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 384 क्वेश्चन है हमारा, The Unit Trust of India, that is UTI, was formed in which year? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है कि UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस साल फॉर्म हुआ था? पहला ऑप्शन 1948, दूसरा ऑप्शन 1964, तीसरा ऑप्शन 1952 और चौथा ऑप्शन 1976। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1964। ऑप्शन बी 1964 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 385 क्वेश्चन है हमारा, मैरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, एनर्जी इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस आर द टाइप्स ऑफ, ठीक है, आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस, आर द टाइप्स ऑफ होम इंश्योरेंस, आर द टाइप ऑफ मनी बैक इंश्योरेंस, आर द टाइप ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस। तो इस प्रश्न का बहुत ही साधारण सा एकदम सरल सा उत्तर है, मैरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, एनर्जी इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस आर द टाइप्स ऑफ
commercial insurance. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 386 क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन विच अ कंपनी और इंडिविजुअल सेट्स aside a pool of money to be used to remedy an unexpected loss in place of buying an insurance policy from a third party. ठीक है, पहला ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन डबल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन इंडेमनिटी इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्फ इंश्योरेंस. सेल्फ इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन विच a company or individual sets aside a pool of money to be used to remedy an unexpected loss in place of buying an insurance policy from a third party. मतलब आप समझ रहे हैं, सवाल ये पूछा जा रहा था कि बजाय इंश्योरेंस लेने की जगह कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक कंपनी वही पैसा एक जगह इकट्ठा करके रखती है, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसी पैसे को इस्तेमाल कर लेती है किसी भी रिस्क के लिए, और वो थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस नहीं कराती. तो इस टाइप के पॉलिसी, इस टाइप के इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस. ठीक है, सेल्फ इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे रखे हुए हैं, इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, तो वो सेल्फ इंश्योरेंस ही कहलाता है. कि जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, तो अगर किसी इंसान ने बहुत सारे अपने पास पैसे रखे हुए हैं तो पॉलिसी नहीं लेता, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस. अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके पास पैसे हैं, वो इंसान यूटिलाइज कर सकता है, तो दिस इज सेल्फ इंश्योरेंस, जहां पे वो खुद के रिस्क खुद से मैनेज कर रहा है अपनी ही मैनेजमेंट टेक्निक से. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 387 क्वेश्चन है हमारा, द पोर्शंस ऑफ द ऑब्लिगेशंस इन एन इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी पोर्टफोलियो दैट आर ट्रांसफर टू अ रीइंश्योरर इज नोन एज डैश. सवाल पूछा जा रहा है कि जब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी का पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ पोर्शन जब वो री इंश्योरर को ट्रांसफर करता है, इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन. ठीक है, जरूरी है करना. इसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन सेशन, दूसरा ऑप्शन कमीशन, तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट रेशियो, चौथा ऑप्शन एन्युटी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पोर्शंस ऑफ द ऑब्लिगेशंस इन एन इंश्योरेंस कंपनीज policy portfolio that are transferred to a reinsurer is known as cession. Option A, cession is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 388 क्वेश्चन है हमारा, the amount of risk or liability that is covered for an individual or entity by an insurer in the event of unforeseen occurrence by way of insurance services is known as dash. ठीक है, पहला ऑप्शन प्रीमियम, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस कवरेज, तीसरा ऑप्शन पॉलिसी पीरियड, चौथा ऑप्शन रिस्क. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस कवरेज. ठीक है, सवाल पूछा जा रहा था वही कि ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कवरेज इज द अमाउंट ऑफ रिस्क और लायबिलिटी that is covered for an individual or entity by an insurer in the event of unforeseen occurrences by way of insurance services is known as insurance coverage. इंश्योरेंस कवरेज का मतलब ये होता है जो रिस्क एक इंश्योरर, रिस्क या लायबिलिटी का कवर एक इंश्योरर के ऊपर चला जाता है फ्रॉम एन इंडिविजुअल और एंटिटी, और वो इंडिविजुअल पूरी गारंटी ले लेता है कि पूरी जिम्मेदारी ले लेता है कि अगर कोई अनफोर्सीन ऑकरेंस हुआ तो उसकी भरपाई लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी, रिस्क हमारे ऊपर है, हम समझेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो इसे क्या कहते हैं? तो सारे रिस्क, वो सारी लायबिलिटी को कहते हैं इंश्योरेंस कवरेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन नंबर 389 क्वेश्चन है हमारा, द मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ जनरल इंश्योरेंस इज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स. जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो कितने टाइप्स में कैटेगराइज है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 2. तो मैं आपको बता दूं, मोटर इंश्योरेंस जो है, जो जनरल इंश्योरेंस का जो एक हिस्सा है, जनरल इंश्योरेंस में जो मोटर इंश्योरेंस आता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो बहुत कॉमन है, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं या तो आप कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव में जब जिसमें सब कुछ कवर है, थेफ्ट भी कवर है, एक्सीडेंट भी कवर है, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर है, फायर भी कवर है, सब कुछ कवर है. ठीक है, और उसमें थर्ड पार्टी भी कवर है. कॉम्प्रिहेंसिव में थर्ड पार्टी भी कवर है. और थर्ड पार्टी में क्या होता है? सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होती है. थर्ड पार्टी का मतलब देखिए, पहली पार्टी आप, दूसरा पार्टी इंश्योरर. ठीक है, पहला पार्टी इंश्योर्ड, दूसरा पार्टी इंश्योरर. थर्ड पार्टी वो
जिसको नुकसान आपकी गाड़ी से पहुंचने वाला है, ठीक है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आपकी गाड़ी के आगे आके किसी की गाड़ी को ठोकर लग गया, वो जिसकी गाड़ी को ठोकर लगा वो थर्ड पार्टी। समझ गए आप? ऑप्शन D2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया? यूटीआई का इनिशियल कैपिटल कितना था? पहला ऑप्शन 8 करोड़, दूसरा ऑप्शन 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन 5 करोड़, चौथा ऑप्शन 10 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ₹5 करोड़ was the initial capital of the unit trust of India। 5 करोड़ इनिशियल कैपिटल था जहां से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू किया था। 5 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391, क्वेश्चन है हमारा, इन इंश्योरेंस द रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडर रिटन इन अ पर्टिकुलर ईयर टू द जीडीपी इज नोन एज डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन पेनिट्रेशन रेट, दूसरा ऑप्शन सीशन, तीसरा ऑप्शन लैप्स रेशियो और चौथा बर्निंग रेशियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंश्योरेंस द रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडर रिटन इन अ पर्टिकुलर ईयर टू द जीडीपी इज नोन एज ऑप्शन ए पेनिट्रेशन रेट। दिस इज पेनिट्रेशन रेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, क्वेश्चन है हमारा, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस टाइप का इंश्योरेंस है? पहला ऑप्शन डबल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन कंपल्सरी इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस। सेल्फ इंश्योरेंस में तो इंश्योरेंस होता ही नहीं है भैया, ठीक है, तो सेल्फ इंश्योरेंस होने से रहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कंपल्सरी इंश्योरेंस। सरकार ने बोल रखा है कि बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना पूरी तरीके से इलीगल है भारत में, इंडिया में, हमारे देश में। ठीक है, तो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ कंपल्सरी इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर द प्रपोजर एज वेल एज द प्रीमियम पेयर इज द एम्प्लॉयर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, जहां पे जो प्रपोजर है और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेयर है वो दोनों एम्प्लॉयर है। ठीक है, एम्प्लॉयर का मतलब वो जो नौकरी देता है, जिसके नीचे एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है? पहला ऑप्शन वेरिएबल यूनिवर्सल इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा एंडोमेंट प्लान, तीसरा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और चौथा सुपरवाइजरशिप इंश्योरेंस पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी is the type of insurance policy where the proposer as well as the premium payer is the employer. Option C is the correct answer for the given question. यही आंसर बिल्कुल यही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, क्वेश्चन है हमारा, which among the following does not come under general insurance? इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में नहीं आता? पहला ऑप्शन होम इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा मरीन इंश्योरेंस, चौथा लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इंश्योरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस नहीं है, तो आंसर डी, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर बहुत तेज बोल दिया तो माफी चाहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395, क्वेश्चन है हमारा, property insurance, marine insurance और liability insurance can be classified as which of the following type of insurance? सवाल पूछा जा रहा है कि property insurance, marine insurance, liability insurance को इनमें से किस टाइप के इंश्योरेंस में क्लासिफाई किया जाता है? पहला ऑप्शन रूरल इंश्योरेंस, दूसरा है कमर्शियल इंश्योरेंस, तीसरा है अर्बन इंश्योरेंस, चौथा है स्पेसिफिक इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, commercial insurance. Property insurance, marine insurance, liability insurance can be classified as commercial insurance. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, क्वेश्चन है हमारा, dash is known as approaching a client by an insurer or an intermediary with a view to convince the client to purchase an insurance policy. ठीक है, पहला ऑप्शन है सॉलिसिटेशन, दूसरा ऑप्शन रीइंस्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन प्रपोजल और चौथा ऑप्शन क्लेम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
Option A, solicitation. Solicitation is known as approaching a client by an insurer or an intermediary with a view to convince the client to purchase an insurance policy. ठीक है, I just hope कि आप समझ रहे होंगे. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397. क्वेश्चन है हमारा, the extension in the number of days by the insurance company so that you can make the premium payment for your insurance plan even after your due dates have been passed is known as dash. ठीक है, पहला ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट, दूसरा ऑप्शन फ्री लुक पेमेंट, तीसरा ऑप्शन ग्रेस पीरियड और चौथा ऑप्शन वेटिंग पीरियड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेस पीरियड. तो ग्रेस पीरियड वो एक्सटेंशन टाइम पीरियड होता है जहां पे एक इंश्योरर आपको मौका दे देता है कि आप अपना प्रीमियम चुका दें. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398. क्वेश्चन है हमारा, NCB is a type of reward by insurer to the policy holder for not making a claim in the preceding year. ठीक है, NCB एक तरीके का रिवॉर्ड है जो इंश्योरर अपने पॉलिसी होल्डर को देता है, और वो इसलिए देता है क्योंकि पिछले प्रीसीडिंग ईयर में इंश्योर्ड ने कोई भी क्लेम नहीं मांगा. हमें NCB का फुल फॉर्म बताना है. ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा नो क्लेम बोनस, दूसरा ऑप्शन नेट क्रेडिट बेनिफिट, तीसरा ऑप्शन नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड और चौथा ऑप्शन न्यू कॉस्ट बफर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नो क्लेम बोनस. दिस इज कॉल्ड नो क्लेम बोनस. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399. क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ड्यूरिंग विच द इंश्योरेंस कंपनी होल्ड्स ऑल द राइट्स टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिसी एंड डिसाइड वेदर टू पे और नॉट टू पे द इंश्योर्ड इज टर्म्ड एज. ठीक है, वो समय जहां पे इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरे अधिकार हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और पॉलिसी और ये डिसाइड करे कि पॉलिसी होल्डर को कुछ देना है कि नहीं देना है. तो इसे क्या, कौन सा टाइम पीरियड कहते हैं? पहला ऑप्शन रिवोकेबल पीरियड, दूसरा ऑप्शन कॉन्टेस्टेबल पीरियड, तीसरा ऑप्शन डिक्लेरेशन पीरियड और चौथा ऑप्शन इररिवोकेबल पीरियड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the period during which the insurance company holds all the rights to investigate the policy and decide whether to pay or not to pay to the insured is termed as contestable period. Option B is the correct answer for the given question. उसे contestable period कहते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400. क्वेश्चन है हमारा, the person or institution में बैंक की बात कर रहे हैं, the person or institution that receives the insurance payment on the loss of property or vehicle you own is known as third party holder, additional insured, claimant, loss payee. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉस पेई. ठीक है, the person or institution that receives the insurance payment on the loss of the property or vehicle you own is known as loss payee. Option D is the correct answer for the given question. आई जस्ट होप एंड बिलीव कि हमने 400 क्वेश्चंस पूरे कर लिए, और आपने अगर 400 क्वेश्चंस के वीडियोस अगर देख लिए हैं सारे के सारे, और सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं, तो भरोसा मानिए कि आपका बहुत अच्छा तैयारी हो गया होगा. अगर आप इंश्योरेंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, बहुत सारे और भी मिलेंगे आपको आने वाले समय में. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. गुड लक, गुड डे, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.